वॉइस क्लियर है सबको? स्टार्ट करें क्लास। वॉइस क्लियर है सबको? चलो ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस की। स्टार्टिंग के क्लास में हमने बेसिक्स डिस्कस किया। बेसिक में हमने डिस्कस किया इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स के कुछ डेफिनेशंस हमने देखे। डेफिनेशन में हमने देखा मीनिंग ऑफ असेसी। फिर हमने देखा था मीनिंग ऑफ पर्सन। पर्सन किसे कहते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शंस और इनकम टैक्स के बेसिक कैलकुलेशन, वो हमने कवर अप किए थे। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज योर रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस। सवाल आता है सर, व्हाई इट इज इसेंशियल टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहला क्या होता है अभी वो नहीं बता रहे, मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाई इट इज इसेंशियल टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना इसेंशियल इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा था स्लैब रेट। जो इनकम टैक्स का रेट है वो इंडिविजुअल के कैटेगरी में, रेसिडेंट के कैटेगरी में, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्स का रेट अलग है। देयर इज डिफरेंट टैक्स रेट फॉर रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। और रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट को कई अलग अलग बेनिफिट्स मिलती है जो रेसिडेंट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बट नॉन रेसिडेंट्स को कई बेनिफिट्स या इनकम टैक्स के एग्जम्पशंस प्रोवाइड नहीं होते। ठीक। तो एक एक करके आते हैं। हमने बोला रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस सर दो तरह का होगा। रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिकली दो तरह का होता है। या तो बंदा रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट, आइदर ही विल बी कॉल्ड नॉन रेसिडेंट। मेरी बातों को पहले ध्यान से समझना, फिर क्वेश्चन हम लोग टेकअप करेंगे। हमने बोला रेसिडेंशियल स्टेटस में हम दो तरह के डिटरमाइन करेंगे। आइदर ही विल बी रेसिडेंट, एक सेकेंड, आइदर ही विल बी रेसिडेंट और ही विल बी नॉन रेसिडेंट। ठीक। अब जब बंदा रेसिडेंट होगा तो फिर हम दो चीज और चेक करेंगे कि अगर वो रेसिडेंट है तो वो ROR है कि RNOR है। सर व्हाट इज ROR एंड व्हाट इज RNOR? तो अगर बंदा रेसिडेंट है तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। हम रेसिडेंशियल स्टेटस में पहले ये देखेंगे आइदर इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट अगर है तो फिर हम फर्दर चेक करेंगे वो ROR है कि RNOR है। मतलब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है। अब समझना, इनकम टैक्स में हमने पर्सन के 7 डेफिनेशंस को कवर किया था। मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होता है, HUF होता है, इंडिविजुअल HUF, फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी, लोकल अथॉरिटी। ठीक। सिर्फ दो केस में, इंडिविजुअल और HUF के केस में ही बंदा या तो ROR होगा या RNOR होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, खाली इंडिविजुअल और HUF के केस में वो या तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। और बाकी जितने भी केस है, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे AOP हो, चाहे BOI हो, तो वो या तो रेसिडेंट होंगी या तो नॉन रेसिडेंट होंगी। मतलब फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी के केस में हमें सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट देखना है। लेकिन 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 इंडिविजुअल और HUF के केस में हमें इंडिविजुअल और HUF के केस में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी चेक करना है और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी चेक करना है। क्लियर है बात? तो इंडिविजुअल HUF के केस में मेरी 3 कैटेगरी हो गई। एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट,
और तीसरा नॉन रेसिडेंट। इन सबको अभी हम डिटेल में बात करेंगे। अभी मैंने ये बताया कि रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में तीन कैटेगरी में डिवाइड है। वन इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदर इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड थर्ड नॉन रेसिडेंट। और इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के बाकी सबके केस में हमें बस दो चीज देखनी है, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। आर ओ आर और आर एन ओ आर, ये दोनों केस खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में होगा। बाकी केसेस में ये आर ओ आर और आर एन ओ आर का केस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, यहां तक कोई क्वेश्चंस किसी को? यहां तक कोई क्वेश्चंस किसी को? डाउट्स यहां तक किसी को? आओ अब सिस्टमेटिक वे में देखते हैं। सिस्टमेटिक वे में देखते हैं। सिस्टमेटिक वे में देख रहे हैं, फिर हम आएंगे चार्ट पे अपने। हमने बोला, और एक चीज ध्यान सुनना, जो भी टेक्निकलिटी है बस दो में है, एक इंडिविजुअल के केस में और एक एचयूएफ के केस में। ये दो खाली थोड़ा टेक्निकल है, बाकी सब सिंपल है, और ये भी थोड़ा टेक्निकल है। एक एक चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। हमने बोला द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ एनी असेसी डिपेंड्स अपॉन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब किसी भी असेसी पे कौन सा टैक्स लगेगा, क्या रेट होगा, वो किस पे डिपेंड होता है? उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे। मतलब वो आर ओ आर है, आर एन ओ आर है कि नॉन रेसिडेंट है। ठीक, taxability of income would depend not only on its nature and place of its accrual, but also depends upon assess's residential status। ठीक, और ये रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग ईच प्रीवियस ईयर में डिसाइड करते हैं। मतलब हम लोग ये नहीं कि एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दिए तो आजीवन काम आएगा। हर प्रीवियस ईयर में हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन किसी साल में रेसिडेंट हो, किसी साल में नॉन रेसिडेंट हो। आगे हम बात करेंगे। सेम पर्सन रेसिडेंट भी हो सकता है, सेम पर्सन किसी साल के लिए नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। वो कैसे होगा उसकी बातें हम करेंगे। क्योंकि सेम पर्सन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकता है, इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस असेसी का हम लोग डिटरमाइन करते हैं ईच प्रीवियस ईयर में। ठीक, ठीक है। फिर टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ असेसी और नॉट, वी हैव टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी। अब सर, रेसिडेंशियल स्टेटस कितने तरह का होता है? तो मैंने अभी स्टार्टिंग में चार्ट में बताया था, और ये शीट्स मैंने सबको सेंड भी कर दिया है। रेसिडेंशियल स्टेटस दो तरह का होता है, आइदर वी आर रेसिडेंट और वी आर नॉन रेसिडेंट। जब रेसिडेंट होंगे तो फिर फर्दर हम देखते हैं कि हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और आरओआर और आरएनओआर का केस खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में होगा। मतलब खाली इंडिविजुअल या एचयूएफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं, और बाकी केसेस में मतलब फर्म, एओपी, बीओवाई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो लोग या तो रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे। उनके केस में आरओआर और आरएनओआर वाला केस फॉलो नहीं होगा। क्लियर है बात? तो अगर हम रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करें, दो तरह का होगा, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट के बाद हम फर्दर देखेंगे कि वो आरओआर है कि आरएनओआर है। आरओआर और आरएनओआर वाला केस खाली दो लोग में एप्लीकेबल होगा। कौन कौन? इंडिविजुअल के केस में और एचयूएफ के केस में। बाकी केस में या तो बंदा रेसिडेंट होगा या तो बंदा नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक, ये ओवरव्यू था। हम एक एक करके आएंगे। हम पहले आज बात करेंगे इंडिविजुअल की। हम पहले बात करेंगे इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं। हाउ टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक,
ये मैंने नोट्स में डिटेल में लिखा हुआ है, इस पे हम बाद में आएंगे। अभी पहले हम चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ये भी चार्ट फॉर्म में सिंपल में है, लेकिन पहले हम और सिंपल में उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम इस पे आते हैं हम लोग। ठीक। तो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। होप रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्लियर है। और इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हम आरओआर होंगे और आरएनओआर होंगे और नॉन रेसिडेंट होंगे। और बाकियों के केस में हम या तो रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे। ठीक। एक एक करके आते हैं। पहला कैटेगरी इंडिविजुअल। ठीक। अब इंडिविजुअल के केस में देखना ध्यान से, दो कैटेगरी पे पहले आएंगे। या तो वो रेसिडेंट पहले हम देखेंगे, या तो वो रेसिडेंट, या तो वो नॉन रेसिडेंट। ठीक। अब सवाल आता है, सर व्हेन विल ही बी कॉल्ड एन रेसिडेंट? इंडिविजुअल को रेसिडेंट कब बोलेंगे? तो इंडिविजुअल को रेसिडेंट हम तब बोलेंगे व्हेन, रेसिडेंट कब होगा? व्हेन ही फुलफिल्स फुलफिल्स एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। when he fulfills any of the basic condition। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। बेसिक कंडीशन क्या है वो हम बात करेंगे एक चार्ट में। इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट कब होगा? जब वो फुलफिल करेगा एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। ठीक। अगर वो कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर गया तब फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वो कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया, इंडिविजुअल ने कोई भी एक बेसिक कंडीशन हमारा फुलफिल कर दिया, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम इंडिविजुअल है तो ये देखेंगे कि वो मेरा इंडिविजुअल आर ओ आर है, आर ओ आर है कि आर एन ओ आर है। सर व्हाट इज आर ओ आर एंड व्हाट इज आर एन ओ आर? कि वो मेरा इंडिविजुअल रेसिडेंट तो हो गया। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? क्योंकि उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल की तो वो रेसिडेंट कहला गया। अब वो रेसिडेंट कहला गया तो हम आगे आएंगे। आगे आके ये देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक। सर ऑर्डिनरी कब होगा, नॉट ऑर्डिनरी कब होगा? सर वो ऑर्डिनरी कब होगा और नॉट ऑर्डिनरी कब होगा? तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब होगा फुलफिल्स 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 बोथ एडिशनल कंडीशन। फुलफिल्स बोथ एडिशनल कंडीशन। तब हम लोग उसे बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और यहां पे फुल डज नॉट फुलफिल एडिशनल कंडीशन। बोथ या एनी को दोनों में दोनों एडिशनल कंडीशन या कोई एक एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल नहीं करता है तो आर एन ओ आर। अब हम रिपीट करते हैं। इंडिविजुअल के कैटेगरी में पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। सर रेसिडेंट कब कहलाएगा? तो जब वो बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा। जब वो बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा तो हम लोग बोलेंगे रेसिडेंट है। ठीक है सर। जब बेसिक फुलफिल कर दिया वो रेसिडेंट, फिर हम आगे चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी कब होगा? जब वो दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा। जब वो दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो ऑर्डिनरी कहलाएगा। और जब वो कोई भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा या एक भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तब वो नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा।
डज नॉट फुलफिल एडिशनल कंडीशन एनी, मतलब कोई एक भी फुलफिल नहीं करेगा तब भी वो नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा। ठीक है सर। अगर सर वो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया, अगर वो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट। इफ डज नॉट फुलफिल फुलफिल बेसिक कंडीशन। अभी बेसिक और एडिशनल कंडीशन हम अभी बताएंगे। अभी एक रफ में फ्रेमवर्क समझो। इंडिविजुअल के केस में हमें ये चेक करना है कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। ठीक। रेसिडेंट कब होगा? जब वो फुलफिल करेगा एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। दो बेसिक कंडीशन है, दोनों में से कोई एक भी फुलफिल कर दिया तो वो रेसिडेंट। ठीक। अब जब रेसिडेंट हो जाएगा तो फिर हम आगे चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है हमारा कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सर ऑर्डिनरी कब होगा? जब वो दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा। अगर दोनों में से कोई एक एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल नहीं करेगा तो वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। क्लियर यहां तक? और अगर सर वो हमारा बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाया, अगर वो हमारा बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाया तो हम उसे बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। अगर वो बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया तो हम लोग उसे बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। यहां तक पहले क्लियर है? कोई डाउट? अभी बेसिक और एडिशनल हम समझाएंगे, क्या है बेसिक क्या है एडिशनल। अभी रफली इंडिविजुअल के केस में स्टेटस कैसे डिसाइड करेंगे? तो आइदर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट कब होगा? जब वो बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा। जैसे ही वो बेसिक कंडीशन फुलफिल किया हम आगे आएंगे और देखेंगे वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी कब होगा? जब वो दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा। नॉट ऑर्डिनरी कब होगा? जब वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। और अगर वो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। यहां तक कोई डाउट्स किसी को? जल्दी से बताओ, यहां तक कोई डाउट्स? यहां तक क्लियर? एक रफ फ्रेमवर्क। अब आते हैं अपने मेन उस पे। सर बेसिक कंडीशन कौन सी है? कौन सी बेसिक कंडीशन उसे फुलफिल करनी है रेसिडेंट होने के लिए, और कौन सी एडिशनल कंडीशन उसे फुलफिल करनी है आरओआर होने के लिए? ये हम चेक करेंगे। ठीक। ठीक। एक एक करके आते हैं, एक एक करके आते हैं। ये देखना बेसिक कंडीशन, होप सबको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे सबको क्लियर होगा। ये हमारा बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन। ठीक। तो क्या है बेसिक कंडीशन? एक एक करके देखते हैं। दो बेसिक कंडीशन है हमारा। हमारा पहला बेसिक कंडीशन है ही हैज बीन ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और हमें कोई एक बेसिक कंडीशन भी फुलफिल करना है। कोई एक कर गए तो हम रेसिडेंट कहलाएंगे। दो में से कोई एक बेसिक कंडीशन भी फुलफिल कर गए तो हम रेसिडेंट कहलाएंगे। ये इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं। तो पहला बेसिक कंडीशन है ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। मतलब हमारे केस में प्रीवियस ईयर कौन सा है? हमारे केस में प्रीवियस ईयर हो गया 2019-2020। अगर 2019-20 में हम 182 दिन से ज्यादा, 182 दिन या उससे ज्यादा अगर इंडिया में रहे हैं तब हम कहलाएंगे रेसिडेंट। तो पहला केस है ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, या he has been in India for at least 60 days in the relevant previous year। मतलब पिछले प्रीवियस ईयर में हम 60 डेज रहे हैं और उसके पिछले 4 साल में पहला 182 डेज अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 182 डेज से कम रहे हैं
मतलब अगर 60 डेज अगर हम रहे इंडिया में, इस प्रीवियस ईयर में कितने दिन, 60 डेज, और उसके पिछले 4 साल में, मतलब पिछला 4 साल मतलब 18 19 17 18 16 17 15 16, मतलब 18 19 20 से पिछले 4 साल में अगर हम 365 दिन इंडिया में रहे हैं तब भी हम रेसिडेंट कहलाएंगे। सिंपल में फिर बोल रहे हैं, अ पर्सन विल बी कॉल्ड रेसिडेंट इफ ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, या he has been in India for at least 60 days in relevant previous year, and he has been in India for at least 365 days during last 4 years। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल कर गए तब हम कहलाएंगे रेसिडेंट। अगर हम पहला कंडीशन ही फुलफिल कर दिए तो सेकंड देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम 182 डेज प्रीवियस ईयर में इंडिया में है तो सेकंड कंडीशन हमें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर में 182 डेज से कम है तो हमें यह देखना है कि 60 डेज से ज्यादा है या नहीं। अगर 60 डेज से ज्यादा है तो फिर हमें यह देखना है कि पिछले 4 साल में हम 365 दिन इंडिया में थे या नहीं। अगर थे तो हम कहलाएंगे रेसिडेंट। यहां तक पहले किसी को कोई डाउट्स? ये दो बेसिक कंडीशन में कोई डाउट्स? और हमें दोनों में कोई एक फुलफिल करना है, दोनों में कोई एक फुलफिल करना है। किसी को भी इतने में कोई डाउट तो बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को भी इन दोनों में कोई डाउट तो बताओ, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल है और सिंपल है। आमिरा, प्रांजल, शुभांगिनी, कोई डाउट्स किसी को? नहीं। हर्षिता, कोई डाउट्स? शुभम, सेकंड वाला केस ये है, एक बार सुन लेना, ठीक? एक बार रिपीट और कर दे रहे हैं हम। प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहे हो या उससे ज्यादा। अगर 182 डेज नहीं रहे हैं तो फिर हम ये चेक करेंगे प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा, 60 डेज तक हम थे या नहीं। अगर हम प्रीवियस ईयर में 60 डेज भी रहे हो, एटलीस्ट 60 डेज भी अगर प्रीवियस ईयर में हो, और उसके पिछले 4 साल में हम 365 दिन थे या नहीं, मतलब 19-20 में हम 60 डेज थे, और मेरा 15-16 16-17 17-18 18-19, इन 4 साल में हम 365 दिन इंडिया में थे या नहीं। अगर थे तब हम कहलाएंगे रेसिडेंट। क्लियर है? अगर दोनों में कोई एक कंडीशन फुलफिल, दोनों में कोई एक कंडीशन फुलफिल तो रेसिडेंट, और दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर पाए तो हम कहलाएंगे नॉन रेसिडेंट। तो सेकंड पॉइंट वही लिखा है, इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, तो वो रेसिडेंट। इफ बोथ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड तो नॉन रेसिडेंट। अगर दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? तो एग्जाम में नॉन रेसिडेंट पूछेगा तो इन दोनों कंडीशन को लिखोगे और बोलोगे ये फुलफिल नहीं होंगे, तब नॉन रेसिडेंट होगा। हम यहाँ पे एक चार्ट वे में, स्मार्ट वे में किए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट केस समझना। 182 एक एक्सेप्शन है। 60 डे वाला केस, 60 डेज वाला केस हम दो लोग के कैटेगरी में नहीं चेक करेंगे, मतलब दो कैटेगरी में खाली 182 डेज एप्लीकेबल होगा। अब समझना, इस 60 डेज का भी, ये सेकंड वाले केस का भी एक्सेप्शन है। सेकंड वाला केस का एक्सेप्शन ये है कि दो कैटेगरी में, दो केस में हम 60 डेज को नहीं चेक करेंगे। उस दो कैटेगरी में खाली 182 डेज ही एप्लीकेबल होगा। वो दो कैटेगरी कौन कौन से है, दो एक्सेप्शन, मतलब फॉलोइंग इंडिविजुअल विल बी रेसिडेंट only if period of stay during previous year is 182 days or more। मतलब सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केस। ये सेकंड कंडीशन इन दो केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला केस कौन सा? अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ रहा है प्रीवियस ईयर में एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब
हम अगर इंडियन सिटीजन है और हम इंडियन शिप में वर्क करते हैं और हम इंडिया छोड़ रहे हैं प्रीवियस ईयर में और हम इंडिया को लीव कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया या एज ए मेंबर ऑफ क्रू और एज ए मेंबर ऑफ क्रू, तो उस केस में मेरे लिए 60 डेज एप्लीकेबल नहीं होगा, मेरे लिए 182 डेज ही एप्लीकेबल होगा। अगर हम 182 डेज से कम इंडिया में है तो हम नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। अगर हम इंडियन सिटीजन है और हम मेंबर ऑफ इंडियन शिप है और एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ रहे हैं, तो उस केस में अगर हम प्रीवियस ईयर में 182 डेज से कम है तब हम नॉन रेसिडेंट, मेरे लिए 60 डे वाला केस एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा केस, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए प्रीवियस ईयर में, तो उसके केस में भी 60 डेज एप्लीकेबल नहीं होगा, 182 डेज एप्लीकेबल होगा। रिपीट करते हैं, दो केस में 60 डेज वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। दो केस कौन से? या तो इंडियन सिटीजन जो मेंबर ऑफ क्रू है या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में 182 डेज देखेंगे। और अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया विजिट के लिए आया प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में भी 182 डेज चेक करेंगे, 60 डेज वाला केस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सवाल आता है, सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? तो जिनके ग्रैंडफादर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे और वो बाद में इंडिया छोड़ के बाहर चले गए, और अगर उनके चाइल्ड या उनके ग्रैंड चाइल्ड इंडिया आएंगे तो उन्हें हम लोग बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स के ग्रैंडफादर वो पाकिस्तान या इंडिया, मान लो इंडिया में वो पैदा हुए थे 1930 में, और वो 1947-48 में ही मान लो इंडिया छोड़ के यूएस चले गए, उनका बेटा वहीं पैदा हुआ, उनका नात पोता भी वहीं पैदा हुआ, ग्रैंडसन। उनका ग्रैंडसन जब इंडिया में आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो जब उनका ग्रैंडसन इंडिया में आएगा और इंडिया में मान लो 70 डेज रहता है, वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। उसे कम से कम इंडिया में 182 डेज रहना होगा रेसिडेंट कहलाने के लिए। आ रहा है समझ में? तो सेकंड वाला केस, 60 डेज वाला केस, दो केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। वो दोनों केस आपके स्क्रीन पे है, मैंने समझा भी दिया है, एक बार पढ़ लो, कोई डाउट्स तो बताओ। स्क्रीन पे सबको विजिबल है शायद, तो आराम से एक बार रीड कर लो, कोई डाउट्स होने से बताओ एक्सेप्शंस को। शुभम, वो अलग लॉ है, प्रॉपर्टी ले सकता है नहीं ले सकता उसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये पॉइंट्स को देखो ना। प्रॉपर्टी लेने का अलग लॉ है, वो स्टेट्स पे होता है। आप इंडिया में रह के आप कोई स्टेट में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हो, तुम इंडिया में रहते हो, हम लोग इंडियन है, जाकर हम सिक्किम में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते हैं, हम असम में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, तो वो स्टेट्स का अलग लॉ होता है, उसको मिक्स मत करो ना, इस कॉन्सेप्ट पे पहले रहो ना सुबह। प्रॉपर्टी लेने नहीं लेने का स्टेट्स पे लॉ होता है। तुम इंडिया में रह के तुम सिक्किम में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम सिक्किम के वो नहीं है, सिटी वो वहां के निवासी नहीं हो, तो वो अलग लॉ है। पहले इस पे कंसंट्रेट रहो सुबह। अमेरिका में ही रहते हैं और हम इंडिया आके 100 रहे। हाँ, हाँ शुभ आदित्य, अगर हम अमेरिका में है और इंडिया में आके 182 डेज रहे तब हम रेसिडेंट कहलाएंगे उस प्रीवियस ईयर के लिए। जिस प्रीवियस ईयर में हम आके 182 डेज रहेंगे, जिस प्रीवियस ईयर में आके 182 डे इंडिया में रहेंगे तो हम रेसिडेंट कहलाएंगे। ये हर प्रीवियस ईयर के लिए हम चेक करते हैं। एक्सेप्शंस को एक बार ध्यान से देख लो, किसी को भी कोई क्वेश्चंस होने से बताओ।
मतलब दो केस में हम 60 डेज को फॉलो नहीं करेंगे, दो केस में हमें 182 डेज ही देखना है। वो दो केस है, अगर इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ रहा है एज ए मेंबर ऑफ इंडियन क्रू या फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, तो इन दो केस में 60 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, उन्हें 182 डेज रहना होगा रेसिडेंट होने के लिए। हाँ देते हर साल, हर साल। कोई क्वेश्चंस इस पे किसी को? एनी क्वेश्चंस? हाँ, एब्रॉड का भी इसी तरह रूल होगा आदित्य, एब्रॉड का भी इसी तरह रूल है। अनुराग, आमिरा, प्रांजल, कोई क्वेश्चंस? हाँ वर्तिका। बंटी कोई डाउट्स? बंटी, हर्षिता, हर्षित, कोई डाउट्स? हर्षित, शुभम, कोई डाउट्स? तो आगे कंटिन्यू करें? ठीक, एक बार हम और एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे आते हैं। तो बात आती है इंडिविजुअल के केस में। इंडिविजुअल क्योंकि एकदम नया है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, थोड़ा और डिटेल कर देते हैं ताकि कहीं से कोई डाउट्स या क्वेरी न रहे। इंडिविजुअल के केस में हमें अगर बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी फुलफिल कर दिया तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। बेसिक कंडीशन क्या है? या तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, या तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसके पिछले 4 साल में 365 दिन इंडिया में रहा हो, तब वो कहलाएगा रेसिडेंट। और अगर दोनों में कोई एक भी फुलफिल नहीं करता तो नॉन रेसिडेंट। लेकिन 60 डेज वाला केस, 60 डेज वाला क्लॉज दो केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। वो दो केस कौन से हैं? तो अगर इंडियन सिटीजन है और इंडिया लीव कर रहा है प्रीवियस ईयर में एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, या फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और या तो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया में विजिट के लिए आया है, इन दो केस में हमें 182 डेज ही देखना है, 60 डेज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक सर। तो मतलब बंदे ने अगर एक कंडीशन फुलफिल कर दिया तो वो कहलाएगा रेसिडेंट। अब हम आगे चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। मतलब मतलब तो हम एडिशनल कंडीशन पे अब आएंगे। अब हम आएंगे एडिशनल कंडीशन पे। एडिशनल कंडीशन ये डिसाइड करने के लिए कि वो ROR है कि RNOR है। ठीक है। ठीक सर। मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप मतलब जो भी इंडियन शिप होती है उसके जो भी मेंबर्स होते हैं, जो कैप्टन होता है, जो स्टाफ होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं सुबह मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। जो भी शिप होती है जो सामान या पैसेंजर को लेके जा रही होती है, तो उस इंडियन शिप के जो कैप्टन्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो उस शिप के साथ जा रहे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। ठीक। हम बात करते हैं एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन कौन सा है? पहला एडिशनल कंडीशन है हिज टोटल स्टे इन इंडिया इन लास्ट 7 ईयर इज 730 डेज। मतलब पिछले 7 सालों में, पिछले 7 ईयर में, पिछले 7 ईयर में उसने 730 डेज या ज्यादा इंडिया में रहा हो। His total stay in India in last 7 years is 730 days or more, and and he is a resident in any two out of last 10 years. फिर से रिपीट कर रहे हैं।
दो एडिशनल कंडीशन कौन सी है? वो पिछले 7 साल में, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 7 ईयर में वो 730 डेज इंडिया में रहा हो। ये 730 डेज कंटिन्यूअस रहना जरूरी नहीं है, बस 730 डेज इंडिया में रहा हो पिछले 7 ईयर्स में। और दूसरा, वो इंडिया में रेसिडेंट हो किसी 2 साल में पिछले 10 सालों में। मतलब पिछले 10 सालों में किसी 2 साल वो इंडिया में लगातार 182 डेज या मोर रहा हो। सिंपल में हम बोले तो पिछले 10 ईयर्स में वो किसी दो साल 182 डेज या मोर रहा हो, तब वो कहलाएगा रेसिडेंट। और टोटल पिछले 7 सालों में अगर वो 730 दिन इंडिया में रहा हो, तो अगर ये दोनों कंडीशन वो फुलफिल करेगा तो वो कहलाएगा ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन अगर वो कोई एक या दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो वो कहलाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर है बात? फिर से रिपीट कर रहे हैं। रेसिडेंट होने के बाद हम चेक करेंगे कि बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए उसे दो एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी है। पहला एडिशनल कंडीशन उसे जो फुलफिल करना है, वो पिछले 7 ईयर्स में वो 730 डेज इंडिया में रहा हो, या पिछले 10 साल में वो 2 साल रेसिडेंट हो इंडिया का। पिछले 10 साल में वो इंडिया का पिछले 10 साल में वो 2 साल इंडिया का रेसिडेंट हो, तो ही इज रेसिडेंट इन एनी टू आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर। मतलब पिछले 10 साल में किसी 2 साल उसने इंडिया में 182 दिन से ज्यादा स्टे किया है, और पिछले 7 साल को मिला के 730 दिन वो इंडिया में रहा है। अगर दोनों कंडीशन और बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी तो वो ROR, और अगर खाली बेसिक कंडीशन फुलफिल होगा तो वो RNOR, और बेसिक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुआ तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। हो? क्लियर हो? एक बार स्क्रीन पे है कंडीशन, पढ़ लो। एक बार स्क्रीन पे कंडीशन है, पढ़ लो। नहीं हिमांशु, अगर एक कंडीशन भी फुलफिल किया, मान लो उसने पहला कंडीशन फुलफिल किया, अगर उसने पहला कंडीशन फुलफिल किया लेकिन सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तब भी वो RNOR कहलाएगा। ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। दोनों में से कोई एक भी फुलफिल नहीं हुआ तो वो RNOR कहलाएगा। क्लियर है हिमांशु? एक बार स्क्रीन पे सारे लोग नोट्स है, पढ़ लो। किसी को कोई क्वेरी या क्वेश्चंस हो तो बताओ। कोई डाउट्स किसी को? कोई क्वेश्चंस किसी को?
सबको क्लियर है? अनुराग क्लियर है? सबको क्लियर, कोई डाउट्स नहीं है किसी को भी? ठीक। हर्षित क्लियर है? हर्षित? शुभम? चलो ठीक है। तो अब हम अपने इसी पे आते हैं एक बार समरी फॉर्म में, ताकि एकदम माइंड में एकदम सेट हो जाए। बिना नोट्स देखे माइंड में एक बार मेरे साथ रिवाइज करो, एकदम सेट हो जाए, ताकि रेसिडेंट के केस में, सॉरी इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल के केस में आइदर ही विल बी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट कब होगा? तब वो, जब वो दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा। सर बेसिक कंडीशन क्या है? तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज, या प्रीवियस ईयर में 60 डेज, और उसके पिछले प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज। साथ साथ करो, मेरे समझ में आ रहा है? बेसिक कंडीशन क्या है? तो सर प्रीवियस ईयर में 182 डेज, या सेकंड कंडीशन प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसके पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज। ठीक। सर सेकंड वाला कंडीशन दो केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। वो दो केस कौन कौन से हैं? तो अगर वो मेंबर ऑफ इंडियन क्रू है, मेंबर ऑफ इंडियन क्रू है, या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, और दूसरा अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया विजिट के लिए आया, तो इन दो केस में 60 डेज वाला केस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर। अगर दोनों में कोई एक कंडीशन भी फुलफिल कर दिया, तब हम आगे आएंगे सर। आगे आके चेक करेंगे कि वो आरओआर है कि आरएनओआर है। सर आरओआर कब होगा? तो पिछले 7 ईयर में वो इंडिया में 730 डेज रहा हो, या पिछले 10 ईयर में वो 2 ईयर रेसिडेंट रहा हो। सर इस लाइन का मतलब, तो पिछले 10 ईयर में 2 साल, मतलब किसी 2 साल वो 182 डेज या मोर इंडिया में रहा हो, तो वो कहलाएगा रेसिडेंट। तो अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा, तो हम लोग कहेंगे उसे ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन अगर वो दोनों या कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, तब वो कहलाएगा RNOR। ठीक। और अगर बंदा बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, अगर वो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है प्रीवियस ईयर में, तो वो कहलाएगा नॉन रेसिडेंट। हो बहुत डिटेल में हो गया, सबको क्लियर होगा। अब कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे आते हैं, ताकि और क्लैरिटी हो। ठीक। कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे आते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। हेलो? हेलो? तो वॉइस आ रही है ना? चलो ठीक। तो हम आएंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे आते हैं और क्लैरिटी के लिए। ठीक। इंडिविजुअल के कैटेगरी में अभी अभी इंडिविजुअल की ही बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हमने दे दिए, पहले उसे देख लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। कुछ पॉइंट्स हमने नोट कर दिया, हमने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ भी देख लो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहेंगे? तो इफ द पर्सन और हिज पेरेंट्स और हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। मतलब सर, तो अगर मेरे दादाजी अगर बांग्लादेश में पैदा हुए थे, मतलब मेरे दादाजी, क्योंकि 1947 में अनडिवाइडेड इंडिया हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसे हम लोग अनडिवाइडेड इंडिया बोलते हैं। तो अगर मेरे दादाजी मान लो 1940 में बांग्लादेश में पैदा हुए थे, ठीक, और हम भी बांग्लादेश में रहते और हम इंडिया आते, तो हम कहलाते पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन।
क्यों? बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स वेयर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। होप ये पॉइंट क्लियर है। बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स वेयर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, तो अगर हम इंडिया आएंगे कभी, तब हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। और क्योंकि हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होंगे, तो मेरे केस में 60 डेज वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। और यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल, ठीक है। और सर कंटिन्यूअस स्टे होना जरूरी नहीं है। और इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक से ज्यादा कंट्री में वो रेसिडेंट हो सकता है। ठीक। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, एक एक करके। वो स्क्रीन पे सबको क्वेश्चन दिख रहा है? स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल है सबको? फॉन्ट फॉन्ट सबको विजिबल है क्वेश्चन का, कि फॉन्ट साइज इंक्रीज करे? फॉन्ट विजिबल। ठीक। क्वेश्चन देखो, और इसको पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना। बड़ा करे, चलो बड़ा कर लेते हैं। अब होप क्लियर हो एकदम फॉन्ट। ठीक। अपने से पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर हम इसका आंसर देंगे। पहले अपने से कोशिश करना। हम क्वेश्चन रीड कर देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, मिस्टर बी, अ कनाडियन सिटीजन, comes to India for the first time during previous year 15-16। मतलब मिस्टर बी एक कैनेडियन सिटीजन है, और वो इंडिया में आए हैं पहली बार प्रीवियस ईयर 15-16 में। ठीक। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 and 19-20, he was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 and 70 days respectively. Determine his residential status. उनका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करिए। ट्राई करोगे पहले अपने से? ट्राई करोगे? ट्राई करो पहले अपने से। शुभम नॉन रेसिडेंट, सादिक नॉन रेसिडेंट, तो सेम ईयर में 60 डेज से कम है। सवाल पढ़ो। डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 20-21। 20-21 के लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करिए। हर्षित ट्राई कर रहे हो? हर्षित, बंटी, हर्षिता, ट्राई करो। हमें असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है। सबका गलती है, सबका गलत है, गलत है। अब आओ, पहले क्वेश्चन कैसे देखना है, सॉल्व करना है, समझो। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है, सिंपल है। एक एक बता देंगे, फिर अपने से कर लोगे। एक बता देते हैं बस। गलत है। अब सारे लोग यहाँ देखो, सबको यहाँ पे देखो एक बार। हमें कौन से असेसमेंट ईयर के लिए डिसाइड करना है? सवाल ऐसे पढ़ो तो सर, हमें डिसाइड करना है असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए।
हमारा असेसमेंट ईयर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, हमारा असेसमेंट ईयर 20-21, डेट इज, सर हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? तो हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 19-20। पहले ये क्लियर है, ये क्लियर है, हमारा प्रीवियस ईयर 19-20, ठीक है। अब देखो 19-20 में वो इंडिया में कितने दिन रहा है? तो 19-20 में हम यहाँ पे एक एक करके लिख रहे हैं, हम एक एक करके लिख रहे हैं। हम 19-20 हम उल्टा चलेंगे, 19-20, फिर हम आएंगे 19-18, 19-18, फिर हम आएंगे 17-18, फिर हम आएंगे 2016-17, और फिर हम आएंगे 2015 और 16। इस तरीके से पहले नोट कर लोगे, ठीक है? यहां तक ठीक है सबको? ठीक। अब आओ प्रीवियस ईयर में, मतलब 19-20 में वो इंडिया में कितने दिन रहा? 70 डेज, मतलब 60 से ज्यादा, मतलब 60 से ज्यादा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर में ही अगर वो 70 की जगह 58 होता तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी, हम सीधा बोलते नॉन रेसिडेंट। ये सब क्वेश्चन विद्यापीठ नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और आ भी सकता है 4 नंबर में, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं अब, ठीक। आओ, तो ये 70। अब 19-18, 18-19 में कितना दिन रहा? 150, क्लियर है। 17-18 में कितने दिन रहा? 90। 16-17 में कितने दिन रहा? 60। और 15-16 में कितने दिन रहा? 50। तो पिछले 4 साल में वो कितने दिन रहा? 355 डेज। जबकि उसको कितना रहना चाहिए था? उसे कितना रहना चाहिए था रेसिडेंट होने के लिए? तो उसे रेसिडेंट होने के लिए 365 डेज इंडिया में रहना चाहिए था। क्योंकि वो पिछले साल 70 डेज था, लेकिन पिछले 4 साल में वो सिर्फ 355 डेज था, मतलब उसने कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं की, और वो कहलाएगा नॉन रेसिडेंट। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? पिछले साल 70 डेज ठीक है, लेकिन पिछले 4 सालों में उसने टोटल 355 डेज इंडिया में स्टे किया, जबकि उसे कितना स्टे करना चाहिए था रेसिडेंट होने के लिए? 365। क्योंकि उसने कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं किया, क्योंकि उसने कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट। क्लियर है सबको कि कोई डाउट्स है तो बताओ? सबको क्लियर है? कोई डाउट्स हो तो बताओ? सबको क्लियर? हम लोग गलत किए थे ना, ऐसे करना है। प्रीवियस ईयर का अलग देखेंगे, 60 डेज प्रीवियस ईयर में, और उसके बाद का प्रीसीडिंग 4 ईयर का देखेंगे ना। तो बाद का प्रीसीडिंग 4 ईयर ये है। क्लियर है? इसका सॉल्यूशन हम दे दिए कैसे इसे प्रेजेंट करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से दे रहे हैं। सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे। नेक्स्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसी में कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन है, करो। ये क्वेश्चन है, चेंज हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन स्क्रीन पे ध्यान से पहले पढ़ना, क्वेश्चन स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ना।
मिस्टर बी एक कैनेडियन सिटीजन है, केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम प्रीवियस ईयर 15-16, और ये दिया है 15-16 में 75 डेज, 16-17 में 80 डेज, 17-18 में 90 दिन, 18-19 में 150 दिन, और 19-20 में 59 डेज। उनका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करिए असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए। क्यों नॉन रेसिडेंट है? ये चारों साल को जोड़ो, ये चारों को जोड़ो, 365 से ज्यादा आ रहा है। ये चारों को आप ऐड करो, 365 से ज्यादा आ रहा है। नॉन रेसिडेंट क्यों है? सही, एकदम सही। ये नॉन रेसिडेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में ही 59 डेज है, मतलब प्रीवियस ईयर में 60 डेज से कम है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में 60 डेज से कम है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 60 डेज से कम है, तो हमें ये चारों साल देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है सबको? क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज से कम है, तो हमें ये चारों कंडीशंस देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको? चलो ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है, इससे सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है, सॉल्व करो। फॉन्ट बढ़ा दे रहे हैं, 1 मिनट रुको। फॉन्ट इंक्रीज कर दे रहे हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे विजिबल है सबके, सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताइए। रेसिडेंट है, सॉल्व हो गया। आर एन ओ आर। बेटा ध्यान से सारे लोग क्वेश्चन को पढ़ो। रेसिडेंट, ध्यान से क्वेश्चन सारे लोग पढ़ो। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? पहला वाला क्लियर है? 182 दिन से ज्यादा इंडिया में है, बहुत बढ़िया। कैसे है आदित्य? हाँ सादिक सही है, 175 डेज है। तो सादिक सही बता रहे हो, आगे आगे। बेटा अभी हमने कहा, अब सारे लोग प्लीज, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस दिया है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैंने क्या कहा? हर साल हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, हर साल। एवरी प्रीवियस ईयर में हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, ठीक। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, सबका आंसर कैसे गलत है वो समझना। और प्लीज कोई मैसेज कोई टाइप नहीं करेगा, हम कोई क्वेश्चन से अभी टेकअप नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। हम हर फाइनल प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है सर। यह असेसमेंट ईयर कौन सा है? 20-21, ठीक। तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? तो सर आपके लिए प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल होगा 2019-2020। तो हमें 19-20 का देखना है कि 19-20 प्रीवियस ईयर में हम रेसिडेंट है या नहीं है। क्लियर है? असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए हमें 19-20 वाले प्रीवियस ईयर में देखना है कि 19-20 वाले प्रीवियस ईयर में हम रेसिडेंट है या नहीं है। ठीक है सर। सर 19-20 प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से होता है? तो सर 19-20 प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 19 से
31 मार्च 20 तक। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है, ठीक। सर मिस्टर डी एक इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं 22/9 को, फर्स्ट टाइम। किस लिए? टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी इन फ्रांस। मतलब वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से जा रहे हैं। ये बात क्लियर है? वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं किस पर्पज से? एज एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, मतलब ही इज गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर, ठीक। तो अब देखो, वो इंडिया में 2019-20 में कितने दिन स्टे किए? तो 19-20 में एक एक करके हम आते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्योंकि सितंबर तक ही थे। कितने दिन स्टे किए एक एक करके निकालो, एक एक करके। तो अप्रैल में उन्होंने स्टे किया कितने दिन? 30 डे। मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 22 को गए तो 22 को लेंगे, 22 तक। तो कितना दिन हुआ मेरा? कि सबको जोड़ो। 30, 30, 31, 31, 22। टोटल कितना दिन आ रहा है मेरा? 2, 3, 4, 5, 175 आ रहा है। टोटल 175 डेज आ रहा है, ठीक। तो प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितने दिन थे? सिर्फ 175 डेज थे, ठीक। ठीक। और पिछले पिछले 4 सालों में वो इंडिया में ही रहे हैं। तुम लोग ये लॉजिक लगा रहे हो, लेकिन इनके केस में 60 डेज वाला लॉजिक एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है और ये इंडिया छोड़ के एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से जा रहे हैं। ही इज गोइंग एज एन ऑफिसर ऑफ कंपनी। क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट पर्पज से जा रहे हैं, तो इनके केस में सेकंड वाला केस, मतलब 60 डे और उसके पिछले 4 साल में 365 डेज, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इन्हें 182 डेज कंप्लीट करना था, जबकि इन्होंने कितने दिन कंप्लीट किए? 175 डेज। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? ही विल बी कॉल्ड नॉन रेसिडेंट। समझ गए सारे लोग? सबका जवाब चाहिए मुझे, सबको क्लियर है ये पॉइंट? ये एक्सेप्शन वाला केस था, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है एज एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, मतलब एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से। तो उस केस में 60 डेज वाला केस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये क्योंकि 182 डेज से कम है, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन रेसिडेंट। क्लियर सबको? कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस किसी को? कोई क्वेश्चंस? चलो ठीक। एक क्वेश्चन और दे? एक क्वेश्चन और करोगे आज? एक क्वेश्चन और दे? ठीक। एक क्वेश्चन और लो लास्ट, उसके बाद फिर रिवाइज करना। फिर कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है ये थर्ड से। एक सेकंड रुको, इसको फॉन्ट इंक्रीज कर रहे हैं साइज। आराम से क्वेश्चन पढ़ना, स्क्रीन पे सबका क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन पढ़ना फिर सॉल्व करो।
हर्षिता रेसिडेंट है तो कौन सा रेसिडेंट, ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी? हर्षिता, रेसिडेंट के बाद कौन सा रेसिडेंट, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी? सादिक ठीक है, रेसिडेंट है, कौन सा रेसिडेंट है, ROR कि RNOR? सबका गलत है, सबका गलत है, सबका गलत है। अंग्रेजी पे ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश समझना है और वर्ड समझना है और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट सब सही लगाए हो, रेसिडेंट तो है, रेसिडेंट है, लेकिन RNOR है। कैसे, अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, हमने बोला मिस्टर डे इज ए नॉन रेसिडेंट रिसाइडिंग इन पाकिस्तान सिंस 2002, केम टू इंडिया ऑन 19/2। इंडिया में 19/2/2018 में आए हैं परमानेंट सेटल होने के लिए। ठीक, रेसिडेंशियल स्टेटस 2021, यानी कि वही बात, फिर वही बात आएगी हमारे लिए। प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया सर, तो प्रीवियस ईयर आपके लिए हो गया सर 19-20। ठीक, ठीक है सर। अब प्रीवियस ईयर 19-20 मतलब सर, तो 1 अप्रैल 19 से लेके, हम एकदम डिटेल लिख रहे हैं ताकि कहीं से कोई डाउट ना रहे आप लोग को। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020। ठीक है सर। ठीक, अब वो इंडिया में 19 फरवरी 2018 को आ गए, तो यानी कि अगर हम बात करें तो एक 19-20 में, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में वो इंडिया में पूरा 365 दिन थे। वो इंडिया में पूरे 365 दिन उन्होंने स्टे किया, पूरे 365 दिन स्टे किया, क्योंकि पहला बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गया, तो ये कहला गए रेसिडेंट। यहां तक सब लोग सही थे, यहां तक सारे लोग सही थे कि क्योंकि इंडिया में पिछले सॉरी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में पूरे दिन इंडिया में ही थे, तो वो रेसिडेंट हो गए, क्योंकि मोर देन 182 डेज आ गया। ठीक है सर। अब हम चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन, तो एडिशनल कंडीशन के लिए हम आएंगे प्रीवियस 7 ईयर में पहले। तो 19-20 में कितने दिन हुए, 365 दिन। 18-19 में कितने दिन हुए, 18-19 में कितने दिन हुए, तो 18-19 में, सॉरी 19-20 नहीं लेंगे, 19-20 तो यहां ले लिए, 19-20 यहां हो गया। 18-19 में भी सर 365 दिन, 18-19 में भी 365 दिन। ठीक है सर। फिर आएंगे हम 17-18 में। 17-18 मतलब 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, तो ये आए 19 फरवरी 18 को, यानी कि फरवरी का कितना दिन हो गया, 10 दिन, और तुम्हारा उसका कितना दिन हो गया, तुम्हारा मार्च का 31 दिन, और फरवरी का 19 को आए, तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11, 11 और 31 कितने दिन हो गए, 42 डेज। 42 डेज 17-18 में। अब बात करेंगे सर 16-17 की, तो 16-17 में नील, और उसके पहले पूरे साल में नील होगा, क्योंकि उसके पहले वो इंडिया में थे ही नहीं, उसके पहले वो इंडिया में थे ही नहीं, तो सब नील होगा। तो इन दोनों को जोड़ो, 365 और 42 डेज, तो टोटल कितना हो रहा है तुम्हारा, 407 दिन। तो पहला ही बेसिक एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, पहला ही एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। पहला ही फुलफिल नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएंगे, RNOR। समझ में आया, ये क्या कहलाएंगे, RNOR कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि बेसिक तो फुलफिल कर दिया 19-20 का, और उसके पहले के 7 साल, 19-20 छोड़ के, 19-20 को छोड़ के उसके पहले के 7 साल, मतलब 18-19, 17-18, 16-17, तो 17-18-19 में 365 रहे होंगे, लेकिन 17-18 में वो 19 फरवरी 18 को आए थे, तो कितने दिन स्टे किए होंगे, 42 डेज, और उसके पहले नील होगा उनका। नील क्यों, क्योंकि वो इंडिया में थे ही नहीं। ठीक, तो दोनों को जोड़ोगे, 365 और 42, 407, तो पिछले 7 साल में वो 407 दिन इंडिया में रहे, मतलब एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ।
तो कितने, तो क्या हो गया आर एन ओ आर। अरे शुभम 28 का होता है फरवरी, तो जोड़ो 19 से लेके 28 तक कितने दिन हुए? 19 से लेके 28 तक कितने दिन हुए? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 दिन कैसे हो रहा है? 19 को भी तो इंक्लूड करोगे, 19 को भी तो ऐड करोगे। और 2018 जो है, 19 को भी तो ऐड करोगे यार। हो तो गया 11 दिन। हाँ तो 19, 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 11 डेज आ रहा है, कैलकुलेट कर लो। हाँ तो वही तो मैंने लिखा 40, अच्छा सॉरी 41 होगा। हाँ तो 31 + 11, 31 + 11, 42 मार्च 31 का होता है। यार डेज कैलकुलेट नहीं आ रहा तुम लोग को, 19 से लेकर 28 जोड़ो ना, 19 को भी ऐड करोगे तो कितना दिन आ रहा है? फैब में 11 डेज हो रहे हैं तुम्हारे, फैब में 11 डेज हो रहे हैं। क्लियर है सबको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? कोई डाउट्स किसी को? हर्षित क्लियर है? अनुराग, हिमांशु क्लियर? हाँ हिमांशु, अगर 730 डेज अगर वो रहते होते पिछले 7 साल में, ठीक, तब फिर सेकंड कंडीशन पे भी हम लोग आते, क्योंकि यहाँ सेकंड कंडीशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़े महसूस हो रही है, क्योंकि वो उसके पहले इंडिया में थे ही नहीं, तो सेकंड कंडीशन कभी फुलफिल ही नहीं होगा। ठीक। होप रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का क्लियर है अब सबको? रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का क्लियर है सबको? एक बार आज जो भी नोट्स है, जो भी नोट्स मैंने सेंड किया है, एक बार डिटेल में उसे स्टडी कर लेना, डिटेल में स्टडी कर लेना। कल हम डिस्कस करेंगे एचयूएफ के बारे में। कल एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कल फिर हम लोग टेकअप करेंगे। ठीक, आज इतना रिवाइज कर लेना। किसी को कोई क्वेरी या डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। कोई डाउट्स किसी को नहीं, तो क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। आज रिवाइज कर लेना, सबके पास नोट्स है, प्लीज रिवाइज कर लेना। ठीक, ओके, थैंक यू।